तो हेलो बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैर वाफियत से होंगे। तो हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 उर्दू का चैप्टर नंबर 9 भोले बसरे गीत स्टार्ट करने वाला, और जिसका मुसन्निफ है सफ़ी जावेद। कौन है मुसन्निफ भोले बसरे गीत का? तो वह सफ़ी जावेद हैं। समझ गए? और सबसे पहले हम लोग देखेंगे सफ़ी जावेद के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग भोले बसरे गीत का खुलासा को देखेंगे, क्या कहता है भोले बसरे गीत में। फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग लास्ट में एमसीक्यू 100 क्वेश्चन सॉल्व करने वाला। तो ये पूरा वन शॉट वीडियो होने वाला है। तो हमेशा वन शॉट ही होता है, बीच में शायद एमसीक्यू अलग से आता था लाइव में, तो शायद नहीं आ पाऊंगा लाइव में, इसलिए इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करने वाला। तो साथियों, वीडियो का एंड तक जरूर देखना, और वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करता हूं हम लोग। सफ़ी जावेद। क्या है मुसन्निफ का नाम? सफ़ी जावेद। तो सफ़ी जावेद मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी को पैदा हुआ। सफ़ी जावेद जो है वो मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो वो बिहार में है। सबसे पहला ये चीज जान लो, मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो वो बिहार में है। तो मुजफ्फरपुर में 4 जनवरी 1935 ईस्वी को पैदा हुआ। तो आप लोग के एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में हो चाहे 2 नंबर का सवाल कहिएगा, सफ़ी पूछेगा सफ़ी जावेद का पैदाइश कब और कहाँ हुई, तो आपको बताना है 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में हो। समझ गए? उनके घर का माहौल अदबी था। क्या था? अदबी था। घर का माहौल डिसिप्लिन वाला था, इज्जतदार वाला था। आबाए वतन गया है, उसका आबाए वतन कहाँ है? तो गया है। गया भी कहाँ है? तो वो भी बिहार में ही है। उनका असल नाम सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन है, यानी सफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन है। तो एग्जाम में पूछेगा कि सफ़ी जावेद का आबाए वतन कहाँ है, तो वो गया बताना है, और उसका असल नाम क्या है? तो सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन है। पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियत में एमए किया, यानी वो पटना यूनिवर्सिटी से उन्होंने समाजियत में एमए किया। तो पूछ दे कि सफ़ी जावेद ने एमए कहां से किया, तो वो पटना यूनिवर्सिटी से किया। और पूछ दे किससे किया, किस विषय में किया, तो वो समाजियत में किया था। आगे बढ़ो। महकमा अतलात व नशरियात, हुकूमत बिहार के डायरेक्टर के ओहदे से सबकदोश हुए, यानी गवर्नमेंट ऑफ बिहार के में डायरेक्टर के ओहदे से वो डायरेक्टर के पोस्ट से रिटायर हो। सबकदोश रिटायर। अहद के माने होता है, अहदे के माने होता है पोस्ट ही होते हैं अहदे। किस पोस्ट में था? तो वो डायरेक्टर के पोस्ट में। मुलाजिमत के दौरान, यानी नौकरी के दौरान, गवर्नर बिहार के प्रेस सेक्रेटरी, बेश नकाती प्रोग्राम, अमल दरामद कमेटी का डायरेक्टर और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी बिहार के एडमिनिस्ट्रेटर जैसे ओहदों पर भी वह कारबंद रहे, यानी इन ओहदों पर वो काम किए हैं। फिलवक्त पटना में वो मुकीम है। कह रहा कि वो फिलवक्त अभी पटना में है। आगे बढ़ता हूं। मैं दरभंगा के माहनमा, कहा के मैं दरभंगा के माहनमा उफ्क में सफ़ी जावेद का पहला अफसाना आर्ट और तन्हा शाया हुआ, यानी सफ़ी जावेद का पहला अफसाना एक माहनमा जो है उफ्क दरभंगा में, वहां उसका पहला अफसाना जो शाया हुआ आर्ट और तन्हा। अब पूछ दे कि सफ़ी जावेद का पहला अफसाना क्या है,
तो आपको बताना है 8 और तरह। और किस माहनमा में शाये हुआ, तो उफ्क में शाये हुआ। और कहाँ हुआ, दरभंगा के मान। आगे बढ़ता हूं, दायरा से बाहर 1989। दुख दखली, दखली जो आंख, तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर और रात सहर, सहर और मैं, उनके अफसाने मजमूए हैं। यानी यहां से लेकर दायरा से बाहर, रात, सहर और मैं, यहां तक सभी उसका क्या है, अफसानवी मजमुआ है। समझ गए। और सब किसी को आपको याद रखना है कि पूछे दे एग्जाम में कि सफ़ी जावेद के अफसानी मजमुआ को लिखें, तो आपको लिखना है तारीफ उस खुदा की, वक्त के असीर, रात सहर। अगर पूछ दे, यह भी पूछा जा सकता है कि कब शाये हुआ दायरा से बाहर, तो आपको बताना है 1989। दुखली जो आंख 1982 में से आया हुआ। तारीफ उस खुदा की 1993। 1984 वक्त के असीर 1991। रात सहर और मैं 2004। आते हैं, उनके अलावा उन्होंने नई कहानियां और कुछ नज़में भी लिखी। यानी इन अफसानों के अलावा उन्होंने कहानी और नज़में भी लिखी है। गंगा जमुनी के तहजीबी और सकाफती पहलुओं के अलावा उर्दू फिक्शन के तवसत से आज़ाद हिंदुस्तान के सियासी और समाज अवामिल की तलाश व जुस्तजू के मौजू पर उनकी तहकीकात भी जिरसात है। उन्हें बिहार उर्दू अकादमी और ऑल इंडिया मीर अकादमी लखनऊ की तरफ से इजाज़त भी हासिल हो चुके हैं। यानी उन्हें बिहार और अकादमी, उर्दू अकादमी, ऑल इंडिया मीर अकादमी लखनऊ की तरफ से इजाज़त हासिल हो चुकी है। माज़ी की रोमानू यादें, माज़ी यानी जो गुजर चुका है। सफ़ी जावेद के अफसानवी फिक्र का उसूल महौर था। सफ़ी जावेद का जो अफसानवी था वह फिक्र का उसूल था। माजी को असर हाजिर से नेम फिलिस्पियाना अंदाज जोड़ते हुए वह अपने अफसानों में आलमगीर सोच को हासिल करने में कामयाब हुए, जिससे पूरा मुआशरा उलझा हुआ। उनके अफसानवी में थोड़े वक्फे से हाल और माजी, हाल मतलब अभी जो चल रहा है, माजी गुजरा हुआ के ज़माने के मिलने और रुखसत, या कभी शऊर की रो तकनीक से संभालते हैं। उनकी जुबान अफसानवी फिक्र के एतबार से होने की कैफियत चलती रहती है। इसे वह फ्लैशबैक से बदलती रहती है। यानी वो किससे बदलते रहते हैं, वो फ्लैशबैक की कैफियत से बदलते रहते हैं। लेकिन इसमें मौजूद इंसा पर दराजना अनासिर उनके मखसूस असलूब की तरफ इशारा करते हैं। एक शायराना अंदाज में जो उनके अफसानों में रोमानी लहर को तेज करता है। करातुलैन हैदर के बाद की नस्ल में असलूब यानी सलूब का जमा है, सलूब का जमा है असलूब के गालिबन वह तन्हा वारिस है। समझ गए। ये था आपका इंट्रोडक्शन, आपका मुसन्निफ के बारे में आप पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ने हैं वाले हैं कहानी का खुलासा। इस कहानी का खुलासा क्या कह रहा है उसको पढ़ने वाला हूं। समझ गए। आपको यहां कई सवाल पूछ सकते हैं। समझ गए। तो सभी सवाल जो है मैं यहां बताऊंगा धीरे धीरे कैसे पूछा जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ने से पहले थोड़ी देर पानी पी लेता हूं मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ता हूं।
अब भोले बसरे गीत का खुलासा, इस कहानी में निचोड़ यहां पूरा में बताया गया है। इस कहानी जो है आपको खुद से भी पढ़ना है, कहानी में क्या कहा जाता है बुक को रीडिंग करना है आप लोग को खुद से, क्योंकि मैं इतना आपको नहीं करा सकता हूं यूट्यूब में, इसलिए आप लोग को खुद से बुक रीडिंग करना है। यहां मैं खुलासा उसका बता दूं क्या बोला जाता है इस कहानी में। तो मैं पढ़ता हूं, ये अफसाना सैयद अजीज अहमद की रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी है। यानी ये अफसाना जो है सैयद अजीज अहमद जो है उसके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी की है। समाजी बेकदरी, यानी समाज में बेकदरी, शनाख्त के जवाल और बुढ़ापे की तन्हाई का गहरा और दर्दनाक मुताला है। यानी बुढ़ापे और तन्हाई का गहरा दर्दनाक मुताला है इस कहानी में, इस अफसाना में। सैयद अजीज अहमद एक जमाने में डायरेक्टर जनरल जैसे आला ओहदे पर फायज थे। यानी सैयद अजीज अहमद जो है वो एक अपने जमाने में डायरेक्टर जनरल जैसे आला ओहदे पर वो फायज थे। आप यहां पूछा जा सकता है इस बुक से कई सवाल कि भोले बसरे गीत की मैं डायरेक्टर जनरल नहीं, सैयद अजीज अहमद किस ओहदे पर फायज थे? तो वो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर फायज थे। समझ गए? समझ गए होंगे। इस ओहदे की वजह से लोग उनका बेहद एहतराम करते थे। इस ओहदे पर उसका लोग बहुत एहतराम भी करते थे, इज्जत करते थे, उनके कदम छूते सलाम करते और उनसे कुर्बत महसूस करते थे। लेकिन रिटायरमेंट के तकरीबन 10 बरस बाद हालत मुकम्मल तौर पर बदल, यानी जब वो जॉब में थे फिर उस समय उसको तो खूब सलाम वगैरह करते थे। जब जॉब के 10 साल बाद रिटायरमेंट के बाद उसका मुकम्मल तौर पर उसका हालात बदल गया। वक्त के साथ लोग उन्हें भूलने लगे, यानी वक्त के साथ साथ लोग उसे भूलने लगे। पहले मोहल्ले के लोग, फिर जानने वाले और आखिरकार वह लोग जो कभी उनके मातहत रह चुके थे। यानी पहले तो मोहल्ले के लोग, फिर जानने बाहर के लोग जो है भी उससे, फिर उनके मातमत, वह लोग भी जो कभी उनके मातमत रह चुके। जब उनके पास सरकारी गाड़ी न रही तो लोगों से राब्ता मजीद कम हो गया। जब उसके पास सरकारी गाड़ी वगैरह नहीं रहा तो राब्ता कम हो गया, उसको तो घर वाले भी देख नहीं पाता, राब्ता उससे कम कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग ये भी भूल गए कि वह कभी डायरेक्टर जनरल थे। यानी लोग ये भी भूल गए हैं कि कभी वो डायरेक्टर जनरल थे, फिर ये कि वह सैयदजादे थे, फिर ये कि वह सैयदजादे थे, और आखिर में उनका नाम और पहचान भी मिट गए। यानी लास्ट में उसका नाम भी मिट गया। अब वह सिर्फ चचा या नाना जान कहकर रह गए थे। यानी वह सिर्फ अब चचा नाना जान कहकर रह गए थे। इस तरह समाज ने एक बावकार शख्सियत को खामोशी से नजरअंदाज कर दिया। यानी एक किसी बड़े ओहदे पर थे कहीं कभी, फिर उसे लास्ट में समाज क्या किया, रिटायरमेंट के बाद 10 साल बाद समाज नजरअंदाज करने लगा उसको। अजीज अहमद अक्सर अकेले रहते थे। यानी अजीज अहमद जो थे अक्सर वो अकेले ही रहते थे और माजी की यादों में खोए रहते थे। यानी जो पुरानी बातें थे, उसका कहानी हो गई, जो भी वो डायरेक्टर जनरल थे तो उसको वो सब, उसकी यादों में वो हमेशा खोए रहते थे। वो अपने ओहदे, रुतबे, वजाहत और शान शौकत को आंखें बंद करके याद करते थे। यानी वो अपने पुराने जमाने को याद करते थे आंखें बंद करके, जैसे कोई पुराने फिल्म देख रहे हो। यानी इस तरह से वो याद करते थे पुराने अपने माजी के हालत को, तो जैसे कि कोई पुरानी फिल्म देख रहे हैं। हाल की जिंदगी उन्हें बेरंग, तंग और घुटन भरी लगती है। यानी हाल में जो जो उसका जिंदगी चल रही है, ऐसा लग रहा है घुटन भरी लगती है उसको।
एक दिन टेलीविजन देखते हुए वह ऊंघ जाते हैं और जागने पर तशद्दुद और आग के मनाजिर देखकर घबरा जाते हैं। नवासे की खामोशी उन्हें मजीद तन्हा होने का एहसास दिलाती है। वह घर से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेते हैं और अपने छोटे से मकान को देखकर अफसोस करते हैं। यानी वह अपने छोटे से मकान को देखकर वह अफसोस करते हैं। कभी वह बड़े बंगलों 1 मिनट कभी वो बड़े बंगलों और वसे लानों में रहते थे। यानी कभी वो अपने बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, बड़े महल में रहते थे, मगर उसूल पसंदी की वजह से उन्होंने नाजायज कमाई नहीं की। यानी अपने ईमानदारी की वजह से वो कभी नाजायज कमाई नहीं की। इसलिए रिटायरमेंट के बाद बीमारी और इलाज में सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। यानी वो कभी नाजायज कमाई नहीं की। जब वो रिटायरमेंट के बाद उसको बीमारी वगैरह में अपना पूरा जमा पूंजी वो जो बचा हुआ था रुपया पैसा सब खत्म हो गई उसका। अब वह मामूली पेंशन पर जिंदगी गुजार रहे थे। यानी अब उसके पास क्या बचा, सिर्फ मामूली सा पेंशन जो भी मिल रहा है उसको। अफसाने में अजीज अहमद के जरिए जिंदगी और मौत पर गहराई फिक्र मुकालमा भी सामने आता है। यानी अजीज अहमद के जरिए जिंदगी और मौत का हम लोग गहरा फिक्र, चाहे मैं भी हूं, मैं आज कमा रहा हूं या नहीं कमा, आज मैं अभी कमा रहा हूं माना कि, तो ऐश मौज आज कर रहा हूं, सब कर रहा हूं, मैं बड़ा बंगला है, लेकिन एक दिन मैं भी बीमार पड़ूंगा, इलाज में सब पैसा उड़ा दूंगा। तब मैं उस समय किस में, सिर्फ जो भी अगर हमको 5,000 रुपया मिल रहा है सब उसी का मोहताज होऊंगा। 5,000 से मेरा सब उस समय चल रहा है अगर मैं ईमानदारी से अभी काम कर रहा हूं। वो सोचते हैं कि जिंदगी महज सांसों का आना जाना है। यानी अजीज अहमद सोचते हैं कि जिंदगी क्या है, महज सांसों का आना जाना, और वक्त एक बेरहम मुनसफ है जो पल भर में सब कुछ छीन लेता है। यानी वक्त क्या है, एक मुनसफ, आज कब तुम्हारा क्या हो जाए कुछ पता नहीं, कब तुम्हारा धन छिन जाए कुछ पता नहीं। एक शादी की तकरीब में जब एक जानने वाला उनसे पूछता है कि उन दिनों कहाँ हैं, इन दोनों कहाँ है, तो ये सवाल दरअसल उनके अहदे के खात्मे की तरफ इशारा होता है। इस वाक़े से उन्हें शिद्दत के एहसास होता है कि दुनिया अहदों की इज्जत करती है। यानी वह बड़े पोस्ट में था जब, तब उस समय उसको फुल इज्जत मिलता है, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है तब उसका कोई इज्जत नहीं करता है, इंसान की नहीं। घर में भी उनकी सोच और घर वालों की सोच में फर्क, देखो उसके घर में भी उसका सोच और घर वालों का सोच में भी फर्क है। बीवी और बेटा चाहते कि वह कोई ना कोई काम कर ले। यानी उसके बीवी बेटा क्या चाह रहा है कि कोई काम कर ले ताकि आमदनी बढ़े। लेकिन अजीज अहमद के लिए इज्जत नफ्सी और उसूल सबसे अहम है। यानी उसके लिए इज्जत और उसूल सबसे बड़े अहम है। वो समझते हैं कि ओहदे के बाद जो भी काम मिलेगा वह उनके मकाम से कमतर हो गए। वो सोच रहे हैं जो भी उसको काम मिलेगा उसके ओहदे पर उसका जो पोस्ट था उस मकाम से कमतरी होगा। इस इख्तलाफ से उनकी तन्हाई और बढ़ जाती है, उनकी सेहत दिन ब दिन खराब होती है। डॉक्टर सिगरेट छोड़ने का हुक्म देता है। यानी अजीज अहमद सिगरेट भी पीने लगता है, सिगरेट पीता था तो उसको डॉक्टर कहता है कि सिगरेट छोड़ दो, जिससे उनकी जिंदगी का एक और सहारा छिन जाता है। यानी जो सिगरेट पीता था वो भी उसका अब छिन गया जाता है। अब खुद को मजीद खाली महसूस करने लगती है। यानी पहले सिगरेट पीता था, अब उसको खाली जिंदगी महसूस। फिर उन्हें अपना पुराना साथी ट्रांजिस्टर याद आता है। यानी उसका जो पुराना साथी था वो अब याद आने लगता है, जो उनके लिए सिर्फ एक आला नहीं बल्कि दिल का आवाज था। वह रात के वक्त उसे तलाश करते हुए स्टोर रूम में दाखिल हो जाते, उसको तलाश करते हुए जो ट्रांसजेंडर था उसका
उसको ढूंढते हुए उसे एक स्टोर रूम में रखा, जहां गंदगी, अंधेरा और बदबू है, मगर वह सब कुछ नजरअंदाज करके ट्रांजिस्टर की तलाश में लगे रहते। आखिर वह ट्रांजिस्टर ढूंढ लेते हैं, मगर उसी तलाश के दौरान उनकी मौत हो जाती। यानी ट्रांजिस्टर था तो वो तो ढूंढ लेते हैं, उसी के तलाश में अजीज अहमद की क्या होता है, मौत हो जाती है। सुबह घर वाले उन्हें स्टोर रूम में मुर्दा पाते, यानी सुबह क्या पाते हैं, उसके घर वाले उस स्टोर रूम में मुर्दा पाते हैं। उनके चेहरे पर इत्मीनान और कामयाबी की सी मुस्कुराहट होती है, जैसे उन्हें जिंदगी की सबसे कीमती चीज मिल गई। यानी उसके मौत के बाद देखे कि चेहरा, इत्मीनान, मुस्कुराहट देखते हैं, जैसे उसकी जिंदगी सबसे कीमती चीज मिल गई। अफसाने के आखिर में भोले बसरे गीत के प्रोग्राम के खत्म होने का जिक्र अलामती है, इस बात की तरफ इशारा करते जैसे रेडियो पर पुराने गीत खत्म हो जाते हैं, वैसे ही मुआशरे भी पुराने उसूल, पसंद और बावकार इंसानों को खामोशी से भुला देता है। आज हमारे पास नौकरी है, कल मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, वो इज्जत हमारा खत्म। समाज वो निगाहों से अब नहीं देख, गलत निगाहों से देखने लगे। तुम्हारे पास सब कुछ है, रुपया पैसा है, तब तक तुम्हारा इज्जत है समाज में। तुम्हारे पास खत्म हो गया सब, तुम्हारा इज्जत खत्म। समझ गए? जो कल तक तुमको सलाम करते थे वो आज तुमको सलाम नहीं, दूर से कल वो तुमको सलाम कर रहे थे, हाथ आके मिला रहे थे, गला से गला मिला रहे थे, आज वो तुमको नहीं मिलाएंगे। यही है कहानी पूरे भोले बसरे गीत का। समझ गए? अब यहां आपका खुलासा मिल जाएगा उसका। अब आप लोग को सिर्फ क्या करना है, बुक रीडिंग एक बार कर लेना, 1-2-3 में पूरा कहानी आप लोग के लिए क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में काफी हेल्प मिल जाएगा आपके लिए। कुछ भी आए आप लोग लिख सको। आगे बढ़ता हूं। अब कुछ सवालात व जवाबात है, उस चीज को हम लोग देख लेते। पहला सवाल है, शफी जावेद कहाँ और कब पैदा हुए? तो हमने बताया कि शफी जावेद 4 जनवरी 1935 ईस्वी को मुजफ्फरपुर में पैदा हुए। और मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो भाई पटना में है। कहाँ में? पटना में। और उसका आबाई वतन कहाँ है? आबाई वतन तो वो गया है। कहाँ है? अगर पूछ दे आबाई वतन तो कहाँ है? तो गया है। और गया कहाँ है? तो गया कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। और मुजफ्फरपुर कहाँ है? तो वो भी बिहार में ही है। समझ गए? कई क्वेश्चन यहां से बने। नेक्स्ट सवाल कि शफी जावेद का असल नाम क्या और उन्होंने तालीम कहां से हासिल? 2 सवाल है कि एक सवाल कि उसका असल नाम क्या है, दूसरा तालीम के उन्होंने तालीम हासिल कहां से की। तो उसका असल नाम था सैयद मोहम्मद शफीउद्दीन और वो पटना यूनिवर्सिटी समाजियत से उन्होंने MA किया। और बाकी उसका BA वगैरह जो भी हो बचपन का, चाहे BA हो वगैरह का यहां नहीं दिया गया है, इसलिए इतना ही याद रखना। शफी जावेद का पहला अफसाना कौन सा था और कब शाये? यानी उसका जो पहला अफसाना था कहां और कब शाये हुआ। उनका पहला अफसाना आर्ट और तन्हा था, ये भी मैं बताया था। 1953 ईस्वी में दरभंगा के माहनमा उफ्क में शाये हुआ। समझ के? ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। BBI कहां गया? काफी BBI है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है कि चौथा सवाल, शफी जावेद के मशहूर अफसानी मजमुओं के नाम। यानी कह रहा है कि शफी जावेद के अफसानी मजमुआ के नाम लिखे। तो मैंने वहां भी बताया था दायरा से बाहर जो 1979 में शाये हुआ था। तखलीस जो आंख 1982 ये दूसरा है मजमुआ। तारीफ उस खुदा की 1984 ईस्वी। वक्त के असीर 1991। रात, शहर और मैं 2004 ईस्वी में शाये हुआ। नेक्स्ट सवाल है कि शफी जावेद के अफसानी असलूब यानी तर्ज तहरीर की क्या खुसूसियत? कि शफी जावेद के अफसाने फिक्र का उसूल और मशहूर माजी की रोमानी यादें हैं। यानी जो आप लोग पढ़े वो माजी किसको कहते हैं? पास्ट।
भूतकाल इंग्लिश में उसको बोलते हैं, हिंदी में भूतकाल समझे, हिंदी में बीता हुआ का, जो गुजर गया जमाना, उस कहानी, उस चीज के बारे में इस याद दिलाते हमें सफी जावेद के इस कहानी में। वे माजी को हाल से नीम फिलिस्फियाना अंदाज में जोड़ते हैं। उनके अफसाने में फ्लैशबैक और शऊर के रूह जैसी तकनीकों का इस्तेमाल मिलता है। उनकी तहरीर में एक शायरा अंदाज और रूमानी लहर को तेज करता है। उन्हें करातुल ऐन हैदर के बाद के नस्ल में इस असलूब को तन्हा वारिस माना जाता है। समझ गए? आप बताएं। अब बाकी ये सवाल है आपके बुक से रिलेटेड ही ये सब है। 1 मिनट पानी पी लो। कह क्या रहा है कि आप बताएं, आप बताएं यानी हम बताएंगे। ये सब जितने भी सवाल है बुक से है। तो आपके जो बुक है दरक्षा, उसके लास्ट में दिया हुआ रहता है सवाल। कहानी जो पढ़ लिया आप, कहानी को, अफसाना को, कोई भी हो, वहां लास्ट में सवाल दिया रहता है। उसी सवाल को मैं यहाँ सवाल, पहला सवाल कि सैयद अजीज अहमद किस ओहदे से सबक दोस्त, यानी सैयद अजीज अहमद जो थे, जिसके बारे में हम लोग पढ़े हुए, किस ओहदे से रिटायर हुए? तो वह डायरेक्टर जनरल के ओहदे से सबकदोश। उनका नवासा टेलीविजन पर क्या दिख रहा था? लॉ ऑन इंटरनेट। समझ गए? रोई रंजन कौन था? तो रोई रंजन अजीज अहमद के पुराने जर्नलिस्ट दोस्त था। तो आपको अगर रवि रंजन अजीज अहमद के कौन थे, तो आपको दोस्त भी मिल सकता है या जर्नलिस्ट दोस्त भी मिल सकता है। ये आपका 2 नंबर और 1 नंबर दोनों तरह का सवाल है। और ये आपके बुक में 2 नंबर का सवाल दिया हुआ है, तो 2 नंबर में भी आ सकता है। क्या डॉक्टर के बाद सुनकर वह सन्नाटे में आ गए? हाँ, डॉक्टर के बाद सुनकर अजीज अहमद सन्नाटे में आ गए, क्योंकि उसे क्यों सन्नाटे में आ गए? तो सिगरेट उसको पीने के लिए मना कर दिया। समझ गए? इसलिए वो सन्नाटे में आ गए। नेक्स्ट सवाल है कि उनका अपना एक और पुराना साथी क्या था? तो वो ट्रांजिस्टर, जिसको ढूंढते ढूंढते उसका मौत हो गया था। मिल तो गया उसको ट्रांजिस्टर, लेकिन उसी को एक हॉल रूम में गया, वहां उसका मौत हो गया। ट्रांजिस्टर मिल जाने के बाद क्या उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी? हाँ, उनके चेहरे पर फातिहाना चमक थी, लेकिन वहां उसकी मौत हो गई बास के बाद। नेक्स्ट सवाल के भोले बसरे गीतू का प्रोग्राम कितने बजे खत्म हुआ? को तो वो खत्म हुआ सुबह 8:30। नेक्स्ट सवाल है क्या? मुख्तसर गुफ्तगू है, ये भी आपके बुक का सवाल है। कि सवाल है डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों से क्यों फरामश हो गए, क्यों उतर गए, निकल गए लोगों के जहनों? क्योंकि डायरेक्टर कह रहा है कि डायरेक्टर जनरल सैयद अजीज अहमद लोगों के जहनों तो इसलिए फरामश हो गए कि सबक दोषी के बाद उन्होंने गाड़ी रखना छोड़ दिया। यानी जब वो रिटायर हो गया तो उसकी गाड़ी वगैरह सब छोड़ दिया, लोगों से मिलना मिलाना कम हो गया, इसलिए लोग उसे भूल गया। और नेम प्लेट भी हटा दिया, और नेम प्लेट भी लगाया तो सिर्फ अजीज अहमद का, जिसका नतीजा में लोग भी भूल गए। वह सैयद जादे भी थे, यहाँ तक के लोग ये भी भूल गए कि वह अजीज अहमद भी थे। मर्दम फरामोशी इस मकाम पर पहुंच गए कि अब लोग उनकी जात को भी भूल गए, यानी साफ से उन लोग को भूल गया रिटायरमेंट की जब बात। नेक्स्ट सवाल, क्या आप डायरेक्टर की लाश कब तक कांधे पर लिए फेरेंगे? यह बात बीवी ने सैयद अजीज अहमद से क्यों कही? ये बात बीबी ने सैयद अहमद इसलिए कही कि डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर होने के बाद सैयद अजीज अहमद तकरीबन
बेकार हो गई और अक्सर दोनों मियाँ बीवी पेरी की वजह से बीमार भी रहे, इसलिए तंगी में गुजर बसर होती थी। यानी तंग में आ गए थे, सिर्फ जो उसका पेंशन था वही आता था उसका उस समय। इधर डायरेक्टर साहब सोचते थे कि अब कोई काम भी करेंगे तो वह डायरेक्टरी से कम दर्जा का है ही होगा, इसलिए वह किसी भी काम को अपने मयार से पस्त समझते थे, यानी छोटा समझते थे। इसलिए वह गुजर बसर को कमतर मयार के काम में सबकी उठाने से बेहतर समझते थे। इसी वजह से बीवी ने सैयद अजीज अहमद को समझाया कि डायरेक्टर की लाश को कब तक ढूंढते रहेंगे। एक सवाल कि आप बहुत काबिल और बड़े दानिश्वर हुआ कि असल बात यह है कि आपको मारी फायदा क्या हुआ। बेटे ने यह बात क्यों कही? बेटे ने सबकदोश डायरेक्टर जनरल बाप सैयद अजीज अहमद से यह बात इसलिए कही कि आप बहुत बड़े काबिल और दानिश्वर हो लीजिए, लेकिन आपको इससे माड़ी फायदा क्या आ सकता। आपके बेटे के कहने का समय यह था कि आप चाहिए कि कुछ कीजिए, लेकिन हमें आमदनी से मतलब है, यानी चाहे आप जहां से लाकर दीजिए। बाप का मतलब है औलाद के लिए आमदनी का जरिया। अगर बेटे को बाप से कोई माड़ी फायदा नहीं मिला तो बाप को वजूद ही बेकार है। ये उसका बेटा का। नेक्स्ट सवाल कि वह ट्रांजिस्टर क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि उसका एक पुराना साथी ही था। अपने बेटे और बीवी के अजियत आमिर सलूक से जब अजीज अहमद तंग आ गए और फिक्र में इस कदर डूबे, एक बार गिराया और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक खतरनाक बीमारी का इशारा दिया और सख्त बीमार पड़ गए। एसीजी सिगरेट जो उनका पुराना साथी था, यानी सिगरेट जो था उसका पुराना साथी था, तन्हाई में गम गलत क्या करते थे, इस पर डॉक्टर ने मुकम्मल पाबंदी लगा दिया। अब रातों को तन्हाई में लिखने पढ़ने के दौरान उन्हें सिगरेट की जुदाई का कर्ब सताने लगा। इस कर्ब को मिटाने और गम गलत करने के लिए उन्हें एक पुरानी साथी याद आई, उनका पुराना ट्रांजिस्टर जो उन्हें दिल की बातें सुनाया करता था। अब वह ट्रांजिस्टर को नहायत शिद्दत से ढूंढने लगे। तफसीली यानी आपका 6 नंबर 8 नंबर में सवाल में पूछे जाने वाले सवाल। पहला सवाल कि अफसाना बोले वैसी की तलखीस पेश की तो इसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। जेरे नसा बोले वे सफी जावेद का एक नुमाइंदा अफसाना है जिसमें सबकदोशी के बाद तन्हाई का करब फनी चाबकदस्ती के साथ रोशनी डाला। कहानी कुछ इस तरह है कि सैयद अजीज अहमद क्या है डॉक्टर जनरल और से रिटायर हुए। 10 साल का अरसा बीत चुका था। सबकदोशी के बाद चंद दिनों तक दफ्तर में उनका आना जाना जारी रहा तो मातहत लोगों भी सलाम कलाम करते रहे, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी बना दिया और घर में गोसा नसीन हो गए तो लोग मिलना भी कम हो गया। समझ गए? पूरा कहानी वही है, हम लोग जो पढ़े थे उसी के यहाँ आप लोग को खुलासा करना है। यहाँ दिया हुआ आप लोग को खुद से आप लोग को पढ़ना है। इस नेक्स्ट सवाल है कि सैयद अजीज अहमद किरदार पर अपने ख्यालात कलमबारी कीजिए, यानी सैयद अजीज अहमद पर ही कुछ लिखिए। यहाँ भी वही रिटायर के बाद जो हुआ वहां यहाँ भी आप लोग को लिखना है पूरा। समझ गए? और एक सवाल यहाँ के भोले बसरे गीत का किरदार कौन है? जो भोले बसरे गीत है उसका किरदार कौन निभाता है तो वो है सैयद अजीज अहमद। ये भी आपका 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। तीसरा सवाल क्या बोलता है? इस अफसाने की रोशनी में सफी जावेद के अफसाना निगारी पर इजहार है। वही है उर्दू अफसाना निगार में उफ्क पर खुसूसन माबाद के क्लासिकल अफसाना निगारों में सफी जावेद ने अपनी एक पुख्ता शनाख्त बनाई। उनके ज्यादातर अफसाने अदब बराए जिंदगी की नुमाइंदगी करते हुए नजर आते हैं। जेरे नजर अफसाना भोले बेसिकिस को भी इसी जमरे में अफसाना
समझना चाहिए, जिसमें सफ़ी जावेद ने मौजूदा अहद के बदलते हुए हालात की रोशनी में आज सुलगते मसाइल पर बशरियत मुनादाना रोशनी डाली है और मुलाजमत पेशे लोगों की तबकदोशी के बाद बेकारी, तन्हाई और अपनों की अजियतनाक बदसलूकी का करब पैकर तराश। अब नेक्स्ट सवाल है, बाकी इधर आप लोग खुद से पढ़ना है। अब आते हैं हम लोग जल्दबाजी में थोड़ा एमसीक्यू सॉल्व कर लेता हूं। पहला एमसीक्यू है कि सफ़ी जावेद कब पैदा हुए? तो वो पैदा हुए 1935। ऑप्शन में आपको 1930, 1940, 1945 मिलेंगे, लेकिन यह राइट आंसर 1935 है। और कहां हुई? तो वह मुजफ्फरपुर में पैदा हुई। कहां? मुजफ्फरपुर में। और कब? 4 जनवरी 1935। समझ गए पूरा? यहां समझ, कई बार बता दिया इसे। सफ़ी जावेद की जाए पैदाइश क्या है? ऑप्शन पटना, गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा। तो उसका जाए पैदाइश है मुजफ्फर, राइट आंसर सी हो जाएगा। और उसका आबाई वतन है, आबाई वतन कहा है? तो वो गया है। समझ गए? नेक्स्ट सवाल है कि सफ़ी जावेद का असल नाम क्या है? ऑप्शन में है सैयद मोहम्मद शफी, सैयद सफ़ी उद्दीन, सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन, सैयद जावेद। तो क्या नाम है असल नाम? तो सैयद मोहम्मद शफी उद्दीन, राइट आंसर सी हो जाए। चौथा सवाल कि सफ़ी जावेद ने किस मजमून में एमए किया? उर्दू, तारीख, समाजियत और सियासत। तो उसमें किस मजमून में किया था? किस विषय में किया था? तो समाजियत में किया था, राइट आंसर सी हो जाएगा। और किस यूनिवर्सिटी से में किया? तो वो पटना यूनिवर्सिटी से किया था। समझ गए? पटना यूनिवर्सिटी। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस नाम से शाया हुआ? दायरा से बाहर, आठ और तन्हा, वक्त की असीर, दुखली जो आंख। क्या है? तो वह है आठ और तन्हा, राइट आंसर बी हो जाए। सफ़ी जावेद का पहला अफसाना कब शाया हुआ? 1950, 1953, 1955, 1960। कब हुआ? तो वह है 1953 ईस्वी में शाया हुआ, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सफ़ी जावेद का पहला अफसाना किस रिसाले में छपा? ऑप्शन में माहनमा उफ्क, आजकल अदबी दुनिया, नया दौर। तो कहां हुआ? माहनमा उफ्क में, राइट आंसर ए हो जाएगा। आठवां सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, दायरा से बाहर कब शाया हुआ? यानी उसका अफसानी मजमुआ जो था दायरा से बाहर, कब शाया हुआ? 1975, 1989, 1982, 1985। तो कब शाया हुआ? 1989, राइट आंसर बी हो जाएगा। अफसाना मजमुआ दुखली जो आग कब शाया हुआ? 1980, 1982, 1984, 1986। कब हुआ मेरे साथी? हम लोग अभी पढ़े, कब हुआ था? 1982 ईस्वी में, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। क्या कह रहा है नेक्स्ट सवाल? तारीफ उस खुदा की किस का अफसानी मजमुआ है? करातुल ऐन हैदर, सफ़ी जावेद, इंतजार हुसैन, कृष्ण चंद्र। तो किसकी है? तो वो है सफ़ी जावेद की, राइट आंसर बी। 11वां वक्त की असीर किसका मजमुआ है? सफ़ी जावेद, प्रेमचंद, सआदत हुसैन मंसूर, राजेंद्र सिंह। तो वो किसकी है? सफ़ी जावेद की ही है, राइट आंसर ए होता है। आगे बढ़ता हूं, क्या बोल रहा है? रात, शहर और मैं कब शाया हुआ? ऑप्शन है 2000, 2002, 2004, 2006। तो कब शाया हुआ था रात? तो वो हुआ था शायद 2004 ईस्वी, राइट आंसर सी। नेक्स्ट सवाल के सफ़ी जावेद के अफसानवी का असल महूर क्या था? देही जिंदगी, माजी की रूमानी यादें, सियासी जद्दोजहद, तंजो मजाह। तो क्या था? माजी की रूमानी यादें, राइट आंसर बी हो जाएगा मेरे साथी। मेरे प्यारे बच्चों, 14वां एमसीक्यू है कि सफ़ी जावेद ने अपने अफसानों में कौन सा तकनीक इस्तेमाल की? फ्लैशबैक, शऊर की रूह, अलिफ और बे दोनों, अलिफ और बा दोनों, कोई नहीं। क्या किया था?
फ्लैशबैक और शऊर की रोड, अलिफ और बा दोनों है, राइट आंसर सी हो जाएगा मेरे साथी। आगे बढ़ता हूं। 15वां एमसीक्यू मेरे प्यारे साथियों, सफी जावेद के असलूब का वारिस किसको माना जाता है? कृष्णचंद्र, करातुल ऐन, हैदर अस्मद चुगताई, बलराज मेना। कौन है? तो वो है करातुल ऐन, राइट आंसर बी हो जाए। 16वां एमसीक्यू है, भोले वैसे का मरकजी किरदार का नाम क्या है? ये भी मैं बताऊंगा, आपको बताया कि मरकजी किरदार कौन है। सैयद अहमद, सजीद, अजीज अहमद, सफीउद्दीन, सैयद जावेद। तो कौन है? सैयद अजीज अहमद, राइट आंसर बा। आगे बढ़ता हूं। अजीज अहमद किस ओहदे से सबकदोश हुए? किस ओहदे से, किस पोस्ट से रिटायर हुआ? ऑप्शन है प्रिंसिपल, डायरेक्टर जनरल, कलेक्टर, जज। तो किससे हुआ था बाबू? वो डायरेक्टर जनरल के पोस्ट से, ओहदे से हुआ था, राइट आंसर बी हो जाए। 18वां एमसीक्यू है मेरे प्यारे साथियों बच्चों, अजीज अहमद का सबसे करीबी साथी क्या था? किताब, बेगम, ट्रांजिस्टर, पोता। तो क्या था? वो था ट्रांजिस्टर, राइट आंसर सी। अजीज अहमद रिटायरमेंट के बाद क्या महसूस करते थे? खुशी, तन्हाई, सुकून, दौलत। तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तन्हाई, राइट आंसर। आगे बढ़ता हूं। अजीज अहमद को किस चीज के खोने का दुख था? घड़ी, चश्मा, ट्रांजिस्टर, फाइल। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? तो वो ट्रांजिस्टर, राइट आंसर सी। मेरे प्यारे साथी 21वां एमसीक्यू है कि अजीज अहमद ने अपने मकान के बाहर क्या लिखा? अपना नाम, नेम प्लेट, हिदायत, कुछ नहीं। तो वो नेम प्लेट लिखा है, बाहर लिखा था, राइट आंसर बी हो जाएगा। सैयद अजीज अहमद को किस चीज ने सबसे ज्यादा तन्हाई का महसूस दिलाया? बीमारी, गुर्बत, दोस्ती के बेजख्मी सिगरेट और डायरेक्ट ट्रांजिस्टर की छूट जाना। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 22 का? तो वह दाल डी हो जाएगा मेरे साथी, सिगरेट, ट्रांजिस्टर का छूट। आगे बढ़ता हूं। 23वां एमसीक्यू क्या बोलता है मेरे प्यारे साथी? अफसाने के आखिर सैयद अजीज अहमद कहां मुर्दा पाए? कमरे में, ड्राइंग रूम में, स्टोर रूम में, अस्पताल में। तो कहां पाए गए थे मेरे साथियों? मैंने बताया था वो स्टोर रूम में मुर्दा पाए गए थे, राइट आंसर सी। उसमें वो अपना ट्रांजिस्टर ढूंढ रहे थे। सफी जावेद ने मुलाजमत के दौरान किस कमेटी के डायरेक्टर के तौर पर काम किया था? बेश नुकाती प्रोग्राम, तालीमी कमेटी, अदबी बोर्ड, सेहत कमेटी। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका 24 का? तो वो बेश नुकाती, राइट आंसर ए हो जाएगा प्रोग्राम। अजीज अहमद के घर वाले उनकी किस आदत से तंग थे? खामोश रहना, ट्रांजिस्टर से वाबस्तगी, लिखने से, देर तक सोने से। तो किससे था मेरे साथियों? तो वो था ट्रांजिस्टर से वाबस्तगी, राइट आंसर बी हो। शफी जावेद के पहले अफसाने का उन्वान क्या था? आर्ट और तन्हा, फैन और आर्ट, अदब और आर्ट, आर्ट और समाज। तो क्या था उसका उन्वान मेरे साथियों? फटाफट बताना। तो वो था आर्ट और तन्हा, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल के सैयद अजीज अहमद को डायरेक्टर से रिटायर हुए कितने साल हुए थे? 10 साल, 9 साल, 8 साल, 6 साल। तो कितने हुए थे मेरे प्यारे साथियों? तो वो हुआ था 10 साल, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है मेरे प्यारे साथी अजीज दोस्तों, अजीज अहमद के मुताबिक लोग ओहदे से क्या करते हैं? सेकंड हैंड, सेक हैंड, फर्स्ट हैंड, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करते हैं? सेक हैंड, राइट आंसर ए हो जाएगा। सेक हैंड होगा ना, राइट आंसर क्या बा होगा? ये नहीं होगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं। जनरली सुरोई रंजन किसी अफसाने का किरदार थे? इब्राहिम सका, प्रामेश, भोले बसरे, गिट, बाटेक सिंह। तो किसका था?
भोले बिसरे गीत का ही वो भी क्या था, किरदार था। और ये किसका दोस्त था? अजीज अहमद का जर्नलिस्ट दोस्त था। कौन थे दोस्त? आगे बढ़ता हूं। अजीज अहमद अजीज अहमद की तन्हाइयों का पुराना साथी कौन था? टीवी, ट्रांजिस्टर, अखबार, नावल। तो वो कौन था मेरे प्यारे दोस्तों? तो वो था, क्या था? ट्रांजिस्टर था। राइट आंसर बी। तो मेरे साथियों 30 एमसीक्यू था आपका, यहां मैंने आसान। इनमें से सभी मोस्ट ऑफ एमसीक्यू आपके काफी इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़िएगा, खुद बन जाएगा आप लोग की, धीरे धीरे पढ़िएगा, सब याद हो जाएगा। और बाकी यहाँ लास्ट में आपको सही जवाब मिल जाएगा, सभी यहाँ सब किसी का जवाब दुरुस्त मिल जाएगा, समझ गए। और ये आपको नोटबुक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक टेलीग्राम में मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मिलेगा, और वहां से ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट मिल जाएगा बहुत जल्द, समझ गए। तो साथियों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पहले सफी जावेद के बारे पढ़ा, फिर कहानी का खुलासा को पढ़े, फिर सवाल जवाब किया, फिर हम लोग एमसीक्यू सॉल्व किया। तो साथियों हम लोगों ने इतना आज कंप्लीट कर लिया भोले बिसरे गीत। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 10 स्टार्ट करेंगे, 10वां चैप्टर। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अपने साथियों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों आज तक के लिए यहीं तक रखता हूं। खुदा हाफिज।